नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा शाह। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डीएसपी के नेतृत्व में पतौना औसी बिस्फी थाना क्षेत्र में किया गया फ्लैग मार्च, सुरक्षित और शांतिपूर्ण चुनाव का संदेश। अरेर में लगातार हो रहे मोबाइल चोरी एवं लूट मामले में 3 युवक गिरफ्तार, 3 मोबाइल फोन भी बरामद। मधवापुर के श्रवण कुमार यादव हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर में मौत। हड़ाकी की पुलिस ने अलग अलग जगहों पर की छापेमारी, 2 अलग कांड के 4 अभियुक्त गिरफ्तार। मधुबनी विधानसभा से बीजेपी नेता मनोज चौधरी ने तो बाबूबरही विधानसभा से वीआईपी प्रत्याशी बिंदु गुलाब यादव ने लिया नामांकन वापस। राजनगर विधानसभा क्षेत्र में प्रेक्षक रमेश वर्मा ने किया क्रिटिकल मतदान केंद्रों का निरीक्षण, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए दिए आवश्यक निर्देश। जयनगर के बैरा पंचायत के किसान राम बाबू यादव ने केले की खेती कर बने आत्मनिर्भर। 4 दिवसीय छठ महापर्व को लेकर नगर निगम क्षेत्र के गंगा सागर तालाब की हो रही सफाई। मधुबनी जिला समेत समस्त मिथिला में भरदुतिया व भैया दूज पर्व का धूमधाम से आयोजन। और राजनगर के 8 दिवसीय काली पूजा महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। खबरें अब विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में मधुबनी जिला के 10 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर 2025 को मतदान होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन बिल्कुल सतर्क व सजग नजर आ रही है। इसी कड़ी में बिस्फी प्रखंड के बिस्फी, पतौना व औसी की पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। इस फ्लैग मार्च के माध्यम से सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण माहौल में भय मुक्त व निष्पक्ष मतदान करने का संदेश दिया गया। बिस्फी, औसी, पतौना पुलिस व सीएपीएफ जवानों के साथ बेनीपट्टी डीएसपी अमित कुमार ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सुरक्षा और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए फ्लैग मार्च किया। यह फ्लैग मार्च चुनाव के दौरान सुरक्षा के प्रति कड़ा संदेश देने और कानून व्यवस्था बनाए रखने और मतदाताओं को निर्भय होकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने का संदेश देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। फ्लैग मार्च के दौरान उन्होंने बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के मढ़िया, ककोड़वा, नूरचक चौक, बलहा, भैरवा, तीसी नरसाम, परसौनी, सिमरी, भोज पंडौल, खैरी बांका, औसी 0 माइल समेत विभिन्न प्रमुख रोड मार्ग और इलाके के संवेदनशील स्थानों का भ्रमण किया। डीएसपी अमित कुमार ने स्थानीय लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी तरह की अफवाहों से बचें तथा सभी मतदान केंद्रों पर जाकर शांतिपूर्ण तरीके से वोट डालें। आगामी होने वाले चुनाव 11 नवंबर 2025 को जिला प्रशासन के द्वारा सभी आवश्यक सुरक्षा और व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, ताकि मतदाता बिना किसी डर और भय के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। उन्होंने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों से भी कड़ी निगरानी रखने को कहा है, ताकि चुनाव स्थल पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो। फ्लैग मार्च का उद्देश्य केवल सुरक्षा कर्मियों के गश्त को दिखाना नहीं है, बल्कि यह जनता में सुरक्षा का भरोसा और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने का प्रयास भी है। उन्होंने कहा कि कोई भी अराजक तत्व या अपराधी चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसके लिए इलाके में विशेष चेकिंग और पेट्रोलिंग की जा रही है। इस दौरान मतदाताओं से भी आग्रह किया कि वे अपने मतदान केंद्रों पर समय से पहुंचे और शांतिपूर्वक वोट डालें। उन्होंने चुनाव को लोकतंत्र के महापर्व के रूप में मनाने तथा इसे सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हर मतदाता का योगदान लोकतंत्र को मजबूत करेगा। यह फ्लैग मार्च जनता के बीच सुरक्षा और चुनावी प्रक्रिया की गंभीरता का संदेश पहुंचाने में सफल रहा है। इससे क्षेत्रवासियों में विश्वास और चुनाव के प्रति जागरूकता बढ़ी है। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जिला प्रशासन की यह तैयारी पूरी तरह से चुनाव को निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। प्रशासन ने अपने स्तर से पूरी सतर्कता बरतते हुए चुनाव को सफल बनाने का संकल्प लिया है। फ्लैग मार्च में बिस्फी के थानाध्यक्ष अविनाश कुमार, पतौना थानाध्यक्ष अनुराग कुमार,
कुमार, औसी थानाध्यक्ष आदित्य कुमार भगत सहित सीएपीएफ जवान व पुलिसकर्मी शामिल थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के एसडीपीओ अमित कुमार ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि बीते दिनों अरेर थाना क्षेत्र में लगातार हो रहे मोबाइल चोरी कांड का उद्भेदन किया गया है। इसके साथ ही एक लूट कांड का भी उद्भेदन किया गया है। इस पूरी घटना में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकारी भी है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छानबीन जारी है। अरेर थाना क्षेत्र में लगातार हो रहे मोबाइल चोरी एवं लूट मामले में 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर खुलासा किया है। इस संबंध में एसडीपीओ अमित कुमार ने बुधवार की देर शाम अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि बीते 16 अक्टूबर को रात के लगभग 1 से 2 बजे के बीच अरेर थाना के नागदह गांव निवासी विनोद कुमार झा के घर में हुई चोरी एवं बीते 30 जुलाई की रात कपसिया नागदह सड़क पर घटित लूट की घटना को सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया गया है। इस घटना में संलिप्त 3 अभियुक्तों को धर दबोचा गया है। अभियुक्त के पास से चोरी किए गए मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों के द्वारा 100 से अधिक मोबाइल चोरी करने की बात स्वीकारी गई है। उन्होंने बताया कि 16 अक्टूबर को रात के लगभग 1 से 2 बजे के आसपास अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा नागदह निवासी विनोद कुमार झा के घर में घुसकर उसका मोबाइल चोरी कर ली गई थी और उसके अगले सुबह 17 अक्टूबर को लगभग 5 से 5:30 बजे के आसपास उनके मोबाइल से अभियुक्त द्वारा लगातार 2 ट्रांजैक्शन संतोष कामत के नाम पर और तीसरा ट्रांजैक्शन 50,000 रुपए नागदह गांव निवासी मोहम्मद इमामुद्दीन के मोबाइल पर किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि मोहम्मद इमामुद्दीन के द्वारा ही वादी को सूचना दी गई कि नागदह गांव के ही मोहम्मद सिराजुल उर्फ पर्रा एवं पोखरौनी गांव के उसके साथी मोहम्मद साबिर तथा कपसिया गांव के मनोज कुमार कामत उर्फ छोटू ने मिलकर लगातार चोरी और लूट की घटना को अंजाम दे रहा है, जिसके आधार पर अरेर थानाध्यक्ष द्वारा अपने साथ के पुलिस पदाधिकारी के सहयोग से इन तीनों अपराध कर्मी को सभी के घर से गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए तीनों अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान पता चला कि उन लोगों के द्वारा एक साथ मिलकर लगातार चोरी, लूट, छिनतई की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। अभियुक्तों के द्वारा अपने स्वीकारोक्ति बयान में अपना अपराध स्वीकार किया गया है। इस घटना को लेकर वादी द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर अरेर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पकड़े गए आरोपितों के पास से 3 एंड्रॉइड मोबाइल भी बरामद किया गया है। छापेमारी दल में अरेर के थानाध्यक्ष आनंद शंकर गौरव, अपर थानाध्यक्ष बेमिसाल कुमार, पीएसआई निरंजन कुमार, सिपाही नीतीश कुमार, मुकेश कुमार व वीरेंद्र कुमार शामिल थे। अरेर थाना के कपसिया गांव है, उसी के आसपास के एरिया में लगातार जो है मोबाइल चोरी की घटना हो रही थी और पब्लिकों के द्वारा इधर संज्ञान में आया कि हर रात को एक न एक मोबाइल चोरी कर ली जा रही है। तो इसी को लेकर के एक टीम बनाई गई थी अरेर थाना में, थानाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी के नेतृत्व में, और जिसके बाद पता चला कि एक गिरोह है जो पूरा गैंग ये काम करते हैं मोबाइल चोरी का, और उसके बाद उसको सस्ते दामों में, कम दामों में किसी के हाथों बेच देने का। तो इसी के क्रम में एक 16 तारीख को 16 अक्टूबर 2025 को रात्रि 1 से 2 बजे के बीच में एक विनोद कुमार झा जो कपसिया का ही रहने वाले हैं, उनके घर से एक मोबाइल चोरी होती है। और जब जो उस मोबाइल से चोरी होने के उपरांत उनके जो उस मोबाइल में फोन पे इंस्टॉल होता है उससे 90,000 रुपया डिडक्ट कर लिया जाता है। तब ये थाना में आते हैं और थाना को संज्ञान लेते हैं कल। तो उसके बाद प्राथमिकी दर्ज की जाती है और प्राथमिकी दर्ज कर विधि संगत धारा में प्राथमिकी दर्ज की जाती है। उसके उपरांत जब जो पूछताछ में किया जाता है तो पता चलता है वो पैसा जिसके अकाउंट में गया है वो आदमी खुद थाना को बताता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति हमको पैसा भेजा है। उसके बाद जो गहन पूछताछ के दौरान पता चलता है कि ये 3 चोर गिरोह थे। तीनों जो है इस प्रकार है, सिराजुल उर्फ पर्रा और उर्फ पिता मोहम्मद इदरीस जो नागरा का रहने वाला है, मोहम्मद सबीर जो अरेर थाना अंतर्गत पोखरौनी का रहने वाला है, और एक मनोज कुमार उर्फ छोटू जो पेशर चौतू कपसिया थाना, सभी तीनों जो है अरेर थाना अंतर्गत रहने वाला है। और जब इसके पास से जो हम लोग जो विनोद झा जिनका मोबाइल चुराया गया था उसको हम लोग बरामद कर पाए। साथ में 2 और मोबाइल बरामद होता है जिसमें से 2 और चोरी कराता है।
और जब जो एक और मोबाइल बरामद होता है तो पूर्व में अरेर थाना अंतर्गत एक लूट का केस दर्ज हुआ था 165-25, जिसमें एक लोकल पत्रकार और एक यूट्यूबर का मोबाइल को छीना गया था रात्रि में, और उस मोबाइल का वेरीफाई किया जाता है तो उन्हीं के द्वारा लूटा गया मोबाइल को इन तीनों के पास से बरामद किया जाता है। तो इस प्रकार से एक इस घटना में एक जो पुराने लूट का काम था उसको आज उद्भेदित कर लिया गया है, और साथ में जो मोबाइल चोरी का पूरा गैंग चल रहा था कपसिया अरेर थाना अंतर्गत उस सबका आज पुलिस हिरासत में लेकर के न्यायिक हिरासत में भेजी जा रही है। और टोटल 3 मोबाइल बरामद हुआ है, और इसमें जो तीनों अभियुक्त है वो इस प्रकार है: मोहम्मद सिराजुल उर्फ पर्रा, मोहम्मद सबीर और छोटू। ये जो छापेमारी दल है वो इस प्रकार थे: SHO अरेर आनंद शंकर गौरव, पुअनी बेमिसाल कुमार अरेर थाना, पुअनी निरंजन कुमार बेमिसाल अरेर थाना, सिपाही नीतीश, मुकेश और वीरेंद्र। इन लोगों के ऊपर भी इस तरह का कोई और मामला लंबित है किसी? ये आपराधिक इतिहास मिला है। जो सिराजुल उर्फ पर्रा है उसको उस पूर्व में भी एक और केस दर्ज था 108-21 अरेर थाना अंतर्गत ही, और बाकी अन्य कुछ भी FIR इसके विरुद्ध प्राथमिकी अन्य किसी थाने में दर्ज होता है तो उसको हम लोग ला करके विधिवत तरीके से डायरी में मेंशन करते हुए कोर्ट को प्रस्तुत करेंगे। सर, विनोद झा की मोबाइल से जो पैसे का डिडक्शन हुआ, वो डिडक्शन कराने के बाद पैसे को बरामद या कैश कराया उन लोगों ने, या अकाउंट में ही आप लोग लॉक किए हैं, सीज किए हैं? वो पैसा जो है इनका विनोद झा जो है उनका टोटल 90,000 रुपया था, जिसको इस जो चोरी किए गए मोबाइल का जो अभियुक्त है इन्होंने चीजों को छुपाने के लिए ऐसे व्यक्ति को मुंबई में भेजा था। तो मुंबई जिनके अकाउंट में भेजा था 50,000 रुपया भेजा, बाकी 40,000 20-20 हजार करके 2 लोकल में भेजा। तो जो 50,000 भेजा तो वही व्यक्ति क्योंकि उस पर मोबाइल नंबर अंकित था तो वो उनका नाम आ रहा था तो उनको पता चल गया था, तो उसी में बताया उन्होंने कि आपका अकाउंट से मेरे पास पैसा आया है, जिससे हम लोग को उनकी वजह से हम लोग को हेल्प मिला है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। 29 सितंबर 2025 का दिन सीतामढ़ी जिले के चौरौत में ग्राहक सेवा संचालक मधवापुर प्रखंड के दुर्गापट्टी गांव निवासी श्रवण कुमार यादव की अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस घटना में पुलिस के द्वारा श्रवण यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी का एनकाउंटर किया गया है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद से जहां पीड़ित पक्ष में संतोष है, वहीं लोगों के मन में पुलिस के प्रति भी संतोष बढ़ा है। मधवापुर प्रखंड के दुर्गापट्टी निवासी श्रवण कुमार यादव हत्याकांड के आरोपी को एनकाउंटर में हुई मौत की खबर पाकर पीड़ित परिवार के लोगों ने संतोष जताया है। 40 वर्षीय मृतक की विधवा पत्नी विभा कुमारी ने पुलिस प्रशासन को इस कार्रवाई के लिए धन्यवाद दिया है। साथ ही उसने पति की हत्या में संलिप्त शेष आरोपियों को भी कड़ी सजा दिलाने की अपील सरकार से की है। 25 दिन पहले 29 सितंबर 2025 को बैंक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक श्रवण की हत्या बदमाशों ने सीतामढ़ी जिले के चौरौत बाजार में दिन दहाड़े गोली मारकर की थी। घटना के वक्त वह CSP का संचालन कर रहा था। 1 महीने के भीतर अपराधी को मौत के घाट उतारने की सराहना समाज के लोगों ने की है। मृतक की पत्नी के मामा लोमा गांव निवासी उमेश यादव ने बताया कि यदि बदमाशों को इसी प्रकार बिना समय गवाए सजा मिलेगी तो कोई भी अपराधी अप्रिय घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचेगा। वहीं मृतक के पिता किशुनदेव यादव ने बताया कि अपराधियों को सजा देने के साथ पीड़िता को आर्थिक सहायता के विषय में भी सरकार को पहल करनी चाहिए। द न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस के द्वारा अपराधियों की धरपकड़ तेज है। इसी कड़ी में हरलाखी थाना की पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में अलग अलग जगहों से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हरलाखी थाने की पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर मारपीट मामले के 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चारों आरोपी 2 अलग अलग कांडों के अभियुक्त हैं। थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर रंजीत कुमार ने बताया कि फरार अभियुक्त बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मझौरा गांव निवासी सुमन शर्मा व स्थानीय थाना क्षेत्र के करुणा गांव निवासी निशांत पांडे सहित इस कांड के अभियुक्त कमलावर पट्टी गांव निवासी संजीव कुमार पांडे व गम्हरिया गांव निवासी सत्यम चौधरी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के तहत मधुबनी जिला के 10 विधानसभा सीटों पर आगामी 11 नवंबर 2025 को मतदान होना है।
इसको लेकर बीते 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक नामांकन की तिथि घोषित की गई थी, जिसके तहत 10 विधानसभा क्षेत्र से अलग अलग पार्टी के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन की तिथि समाप्त होने के बाद कई प्रत्याशियों का नामांकन भी रद्द हुआ। अब इन सब खबरों के बीच प्रत्याशी अपना नामांकन वापस भी ले रहे हैं। पहली खबर बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र से है, जहां वीआईपी प्रत्याशी बिंदु गुलाब यादव ने अपना नामांकन वापस लिया है और उन्होंने बताया है कि वह राजद प्रत्याशी अरुण सिंह के समर्थन में वह पूरा कार्य करेंगी। इसके साथ ही मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी बीजेपी नेता मनोज चौधरी ने अपना नामांकन वापस लिया है। इसके साथ ही उन्होंने एनडीए प्रत्याशी माधव आनंद को पूरा समर्थन दिया है। बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन की वीआईपी प्रत्याशी सह मधुबनी जिला परिषद अध्यक्षा बिंदु गुलाब यादव ने नामांकन वापस लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपने बड़े भाई तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनके आदेश का पालन करते हुए उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वह बाबूबरही के महागठबंधन के राजद प्रत्याशी अरुण कुमार सिंह को अपना समर्थन देने के साथ साथ पूरे जिले के महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता मनोज चौधरी ने मधुबनी विधानसभा से अपना नामांकन वापस लिया और एनडीए समर्थित प्रत्याशी नेता माधव आनंद को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि वह पार्टी के हित में एनडीए प्रत्याशी माधव आनंद का तन मन धन से मधुबनी विधानसभा से उन्हें जिताने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। राजनगर विधानसभा क्षेत्र के नियुक्त सामान्य प्रेक्षक रमेश वर्मा ने राजनगर विधानसभा क्षेत्र के क्रिटिकल एवं वल्नरेबल बूथ का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिए। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 के तहत राजनगर विधानसभा क्षेत्र में नियुक्त सामान्य प्रेक्षक रमेश वर्मा ने आज क्षेत्र के विभिन्न क्रिटिकल एवं वल्नरेबल मतदान केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रत्येक केंद्र पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी जैसे रैंप, पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था, प्रतीक्षालय आदि की उपलब्धता की विस्तृत जांच की। निरीक्षण के क्रम में प्रेक्षक ने संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट, ब्लॉक लेवल ऑफिसर एवं अन्य पदाधिकारियों से मतदान केंद्रों की तैयारियों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक मतदाता को मतदान के लिए प्रेरित किया जाए तथा अधिकतम मतदान प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए घर घर जनसंपर्क व जागरूकता अभियान को और तेज किया जाए। प्रेक्षक ने कहा कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए निर्भय, निष्पक्ष और 100% मतदान आवश्यक है। इसके लिए मतदान कर्मियों को पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि मतदान दिवस पर किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी आवश्यक इंतजाम पूर्व से सुनिश्चित कर लिए जाएं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कुछ मतदान केंद्रों पर की गई तैयारियों की सराहना भी की और जहां आवश्यक लगा वहां सुधार के लिए तुरंत दिशा निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि मतदान दिवस के दिन कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे, इसको लेकर सभी आवश्यक तैयारियां कर ली जाएं और विशेष रूप से महिला, दिव्यांग तथा वृद्ध मतदाताओं के लिए सुगम मतदान की व्यवस्था सुनिश्चित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, RO वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन्ड हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी।
नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। यूं तो केला के लिए हाजीपुर अत्यंत प्रसिद्ध है। वहां से मधुबनी केला आता है और फिर यहां के व्यापारी इसे ऊंचे दामों में बेचते हैं। लेकिन इसी बीच जयनगर प्रखंड के बैरा पंचायत से खबर सामने आ रही है, जहां के किसान इस बाढ़ और सुखाड़ से अलग केले की खेती पर अपना धन और समय व्यय कर रहे हैं और इसके साथ ही आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं जयनगर प्रखंड के बैरा पंचायत से किसान राम बाबू यादव की यह खेती और उनकी विधि। जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ सुखाड़ की मार झेल रहे किसानों ने केले का खेती कर आत्मनिर्भर बनकर आर्थिक स्थिति में सुधार किया। वो दिन दूर नहीं जब जयनगर व मधुबनी के बाजारों में बैरा का केला लोकप्रिय होगा। जयनगर प्रखंड के बैरा पंचायत के किसान राम बाबू यादव व लाल बाबू यादव ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। गौरतलब हो कि मिथिलांचल में केला की मांग बहुत अधिक रहती है। खासकर पर्व त्योहार के मौसम में केले की मांग दोगुनी होने के साथ मूल्य भी आसमान छूता नजर आने लगता है, क्योंकि यहाँ के व्यापारी हाजीपुर के अलावे अन्य शहरों से केला मंगाकर ऊंचे दामों में बेचते हैं। इसके साथ अधिक डिमांड होने के कारण केला नहीं मिलता है। इसी के मद्देनजर केले का कारोबार नगद होने पर प्रखंड के बैरा पंचायत के किसान राम बाबू यादव ने सोचा और केले का खेती के बारे में सपना देखा कि मधुबनी एवं मिथिलांचल के बाजारों में जयनगर प्रखंड के बैरा गांव का केला लोकप्रिय हो। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों और किसान सलाहकार ललित झा से संपर्क किया। कृषि विभाग के सहयोग से करीब 2 एकड़ जमीन में प्रयोग के तौर पर T9 वैरायटी के केले का पौधा लगाया। वर्तमान समय में किसान राम बाबू यादव को केले के खेती ने आत्मनिर्भर बनाया। केले के खेती ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। जी, हम लोग देखते थे कि छठ पर्व यहाँ बिहार में खास करके मधुबनी जिला में ये केला का किल्लत होता था और ये हाजीपुर से हम लोग यहाँ आता था केला। तो इससे देखने के बाद ये पता चला कि यहाँ का जो किसान है अगर केला का खेती करे तो अच्छा रहेगा, नकदी फसल है। इसलिए हम लोग सोचे कि ललित बाबू है मेरा कृषि सलाहकार, तो उससे हम संपर्क किए तो बोले कि ठीक है, जो हम कृषि विभाग से अनुदान पे बीज उपलब्ध किया जाता है
तो उसमें हमको सहयोग मिला ललित जी, और बीज उपलब्ध करवाए। हम खेती किए केला का, जो इसमें वैसे तो हमको अनुभव उतना नहीं था, लेकिन और ललित जी के मार्गदर्शन में और मुख्य व्यक्ति जो है वो BHO साहब, वो हमको सहयोग किए। कभी कभार आकर के यहाँ देखते थे कि कोई दिक्कत है क्या है। ये सब सही रहा, केला बहुत अच्छा हम लोग बनाए। अभी केला आप लोग के सामने है, देख रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आसपास का जो भी किसान है वो हम लोगों के से कुछ प्रेरित होकर के वो अपना खेती नकदी फसल के रूप में, केला बहुत अच्छा विकल्प है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हर किसान का ये मतलब दुख दर्द मिटाने वाला फसल है। साल में एक बार मोटा मुनाफा के साथ ये हमको अच्छा पैसा देगा, और इससे किसान का जो आय है उसमें बढ़ोतरी होगा, किसान का स्थिति मजबूत होगा। धान और गेहूं से हम लोगों को सुधार नहीं होने वाला है स्थिति में। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि किसान बंधु से कि वो भी अपना लोग सोच विचार करके कुछ नकदी फसल की ओर अपना रुझान दे। कितना? हम 1.5 एकड़ में लगाए हैं जी। छठ के मौके पर अभी मेरा केला आज से कट रहा है, और लगभग हमको लग रहा है कि 100 किसान ऐसा है जो वहाँ देखने के लिए भी और केला परचेज करने के लिए भी आए हुए हैं। क्योंकि पर्व है, तो पर्व में हर आदमी को, हर परिवार में लगभग 1 से 2 घौर आवश्यकता पड़ता है। इसलिए अभी सब खरीद रहे हैं। तो इसी दरमियान आप लोग यहाँ आए हैं देखने के लिए। ललित बाबू जी हमको सूचना दिए कि आ रहे हैं। तो चाहते हैं कि सब किसान के पास ये मैसेज जाए कि भाई धान गेहूं से अच्छा ये फसल है, नकदी फसल है, ये एक बार किया जाए, इसमें देखा जाए कि क्या मुनाफा है। क्या नाम हो गया? जी राम बाबू यादव, ग्राम बैरा, पोस्ट बैरा, जयनगर, मधुबनी जिला। देखिए, राम बाबू जी खुद एक प्रगतिशील किसान रहे हैं, बहुत अच्छे किसान रहे हैं। तो इनके ही जो कुछ भी आप देख रहे हैं सो इनके मेहनत का परिणाम है। ये है कि ना कि सपना बहुत छोटे लेवल पे देखा जाता है और उसको प्रतिरूप जो है सो बड़ा होता है, फल बड़ा मिलता है। तो ये था कि जयनगर में हाजीपुर से के छठ के मौसम में बहुत केला के लिए अफरा तफरी का माहौल रहता था, बहुत महंगा भी होता था और इतना क्वालिटी भी अच्छा नहीं रहता था। तो एक हुआ कि नहीं चलो क्यों न केले की खेती की जाए। तो राम बाबू जी इच्छुक हुए, तैयार हुए और कृषि विभाग जयनगर के सौजन्य से इनको मदद दी गई, बीज उपलब्ध कराया गया और इन्होंने काफी मेहनत किया। और आज जो भी इस केले के बागान में जो उत्पादन आप देख रहे हैं अच्छा G9 वैरायटी का, वो सब इनके मेहनत का परिणाम है। कृषि विभाग ने सहयोग दिया और आज इसी का परिणाम है कि इतना अच्छा उत्पादन हुआ है G9 वैरायटी का। और देखने पहले ये समस्या होती थी कि अब केला इतना उत्पादन हो जाएगा तो बिकेगा कहाँ, लेकिन आज हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सुबह से ही लोगों की कतार लगी हुई है केला खरीदने वालों का। लोग आते हैं केले के बागान में, अपने पसंद से केला चूज करते हैं और पैसा देते हैं, खरीद के ले जाते हैं छठ पर्व के मौके पर। और खेती किसानी के लिए भी, कृषि विभाग के लिए भी और उत्पादन के दृष्टिकोण से भी, हर एक दृष्टिकोण से भी ये बहुत अच्छा प्रयोग रहा है, सफल रहा है। और हम लोगों का ये इच्छा है और प्रयास होगा कि और भी लोग, और भी किसान इस नगदी फसल के अभियान से, सरकार के योजना से जुड़ें और अधिक से अधिक केले का उत्पादन हो, ताकि जो पूरे मिथिलांचल में, पूरे मधुबनी जिले में सो जैन बैरा का केला लोकप्रिय हो। अब हाजीपुर का केला नहीं, बैरा का केला सो लोकप्रिय हो पूरे मधुबनी जिले में। क्या नाम होगा सर? ललित झा, किसान सलाहकार, बैरा पंचायत। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। 4 दिवसीय छठ महापर्व को लेकर तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। दीपावली, काली पूजा के समापन के बाद अब लोग छठ पूजा की तैयारियों में लग गए हैं। इसी कड़ी में मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के गंगा सागर तालाब छठ घाट की साफ सफाई का कार्य तेजी से चल रहा है। मधुबनी के विधायक समीर महासेठ ने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान यहां पहुंचकर साफ सफाई का भी निरीक्षण किया।
4 दिवसीय छठ महापर्व को लेकर नगर निगम क्षेत्र के गंगासागर तालाब की सफाई कार्य तेजी से चल रही है। गुरुवार सुबह मधुबनी के निवर्तमान विधायक और महागठबंधन के राजद प्रत्याशी समीर कुमार महासेठ ने जनसंपर्क के दौरान शहर के गंगासागर छठ घाट पर पहुंचे। उन्होंने छठ घाट की साफ सफाई कार्य करा रहे महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह इंद्र पूजा समिति के व्यवस्थापक कैलाश शाह से मुलाकात किया। कैलाश शाह ने बताया कि महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह इंद्र पूजा समिति द्वारा छठ घाट प्रत्येक साल की तरह इस साल भी युद्ध स्तर पर सफाई कार्य किया जा रहा है। गंगासागर छठ घाट पर शहर के बड़ी संख्या में व्रतियों द्वारा अर्घ्य अर्पण किया जाता है। छठ घाट की सफाई, सजावट, लाइट, साउंड की व्यवस्था समिति द्वारा की जाती है। अर्घ के लिए निःशुल्क गाय दूध उपलब्ध कराई जाएगी। तालाब से पानी कम करने के लिए 4 पंप सेट लगाया गया है। वहीं डेंजर जोन के लिए तालाब के चारों तरफ मिट्टीकरण, बैरिकेडिंग, चेंजिंग रूम का निर्माण किया जा रहा है। वॉच टावर बनाया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। जगह जगह समिति के सेवा दल सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। जल की शुद्धता बहाल रखने के लिए चूना का छिड़काव शुरू किया गया है। समिति द्वारा 27 सालों से छठ घाट की साफ सफाई सहित अन्य आवश्यक कार्य कराया जा रहा है। इसके लिए व्रतियों व उनके स्वजन से कोई चंदा या सहयोग नहीं लिया जाता है। नगर निगम द्वारा समुचित सहयोग नहीं मिल रहा है। बताइए। श्री श्री 108 महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह इंद्र पूजा समिति के द्वारा माननीय विधायक समीर कुमार महासेठ जी प्रत्येक साल के भांति इस साल भी छठ पूजा के घाट निरीक्षण करते हुए, देखते हुए हर साल उपस्थित होते हैं। इंद्र पूजा समिति के द्वारा छठ महापर्व के अवसर पर हार्दिक शुभकामना, मंगलमय हो। छठ पर्व के अवसर पर जय हो, जय हो, जय हो। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मिथिला में प्रसिद्ध भाई बहन के प्रेम का और स्नेह का प्रतीक पर्व भैया दूज, जिसे मिथिलांचल में मुख्यतः भरदुतिया के नाम से जाना जाता है, धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है जो आपसी रिश्तों को और मजबूत करता है। आइए हम आपको दिखाते हैं मधुबनी जिला के विभिन्न क्षेत्रों से यह खास तस्वीरें। मिथिलांचल में आज पवित्र पर्व भैया दूज बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाने वाला यह त्योहार मिथिला की पारंपरिक संस्कृति और भावनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। सुबह से ही बहनें अपने भाइयों के स्वागत की तैयारी में जुटी रहीं। घरों में पूजन की थाली सजाई गई, जिसमें अक्षत, दूब, पान, सुपारी, दीपक और मिठाइयां रखी गई। शुभ मुहूर्त में बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर आरती उतारी और उनके दीर्घायु, सुख समृद्धि और स्वस्थ जीवन की कामना की। इसके बदले भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और स्नेहपूर्वक आशीर्वाद लिया। भैया दूज के अवसर पर पूरी मिथिला का वातावरण भक्ति और प्रेम से सराबोर दिख रहा था। गांवों और शहरों में पारिवारिक मेल मिलाप का सुंदर दृश्य देखने को मिला। यह पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि पारिवारिक संबंधों की दृढ़ता और प्रेम का उत्सव है, जो समाज में एकता, स्नेह और अपनत्व का संदेश देता है। बुधवार को द्वितीया तिथि संध्या 6:29 पर शुरू हुई और गुरुवार को 23 अक्टूबर रात 8:33 पर यह समाप्त होगी। इसीलिए मिथिला के लोग जिसका उदय उसका अस्त को मानते हुए गुरुवार को यह पर्व मनाया गया। बहनें बीच आंगन में गाय के गोबर से पवित्र किए गए जगहों पर एक पीढ़ी पर सिंदूर व पिठार को लगाकर सजाया। भाई के आने पर बहनों ने पीढ़ी पर बिठाकर पहले तिलक लगाया। हाथों पर पिठार, सिंदूर, मधु, गाय घी, पान पत्ता, सुपारी व द्रव्य भाई के हाथों में रखकर फिर भाई से न्योता ली। इस दौरान भाई की लंबी आयु के लिए बहनें मंत्र पढ़ती हैं, साथ ही सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना करती हैं। भैया दूज मनाने के पीछे कई ऐसी पौराणिक कहानियां प्रचलित हैं जिन्हें भाई दूज की शुरुआत का कारण मानते हैं, जिनमें से एक भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब वह राक्षस नरकासुर को मारने के बाद घर लौटे तो उनका स्वागत उनकी बहन सुभद्रा ने फूल, फल और मिठाई से किया। सुभद्रा ने दिया जलाकर और भगवान श्री कृष्ण के माथे पर तिलक लगाकर 1000 से ज्यादा सालों तक भाई के जीवित रहने की कामना की। कहते हैं कि इसके बाद ही भाई दूज मनाने की परंपरा बन गई। यमराज से ना बहन ना तो भाई का ना प्राण छीन के लाए भरतोइया में। हाँ, यही पबनी है। भैया दूज है भरतोइया। क्या खासियत है?
इसका क्या खासियत है, खासियत बताइए। भाई की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। ये माला है, जिससे औरदा जोड़ा जाता है, जिससे भाई की लंबी उम्र होती है। इसके लिए किया जाता है तो भाई एकदम जुगे जुगे जीते रहे, भाई बहन का पब्लिक रहे, प्यार रहे, बने रहे। यमुना और यमराज की कथा थी। यमुना और यमराज जी में यमुना के बहुत माने छलखिन है। वो बार बार यमुना अपना इतना आमंत्रित करी छलखिन है यमराज के, हमरा इतना जब भोजन करूँ। एक समय उनका काज का फुर्सत नहीं हुई छलन है। यमराज यमुना काज में व्यस्त रही चला है। बड़ दिन गेलखिन यमुना तो वो एलखिन वो समय की रही है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीया पूछ रहे। वही द्वितीया पूछ कर उनका इतना पहुंचलखिन। यमुना उनका बहुत आदर केलखिन, पूजा केलखिन, आरती केलखिन, तिलक लगलखिन, खूब स्वादिष्ट भोजन करलखिन। एहि पर यमराज प्रसन्न भऽ कऽ कहलखिन यमुना अहाँ वरदान मांगू। तो यमुना कहलखिन जे अहाँ यह वरदान दिअ जे अत्याधिक देर है बहिन के हाथक भोजन करत, ओकरा अकाल मृत्यु नहीं हेतै आ लंबा आयु हेतै। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम के साथ प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। राजनगर स्थित सुंदरवन स्मशान भूमि परिसर में 8 दिवसीय काली पूजा का आयोजन किया जा रहा है। कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में, साथ ही काली पूजा समिति के द्वारा आयोजित इस 8 दिवसीय काली पूजा में बीते बुधवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जहां कई नामचीन कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। राजनगर स्थित लोक आस्था एवं सांस्कृतिक चेतना के केंद्र सुंदरवन श्मशान भूमि परिसर में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, जिला प्रशासन तथा महाकाली पूजा समिति के तत्वाधान में चल रहे 8 दिवसीय काली पूजा महोत्सव सह सांस्कृतिक उत्सव के तहत बुधवार की रात सांस्कृतिक संध्या का शानदार आगाज हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम में गायक, कलाकार एवं उद्घोषक नितेश्वर झा छोटू, गायक संतोष सिंह राजपूत तथा इंडियन आइडल फेम लोक गायिका सौम्या मिश्रा के नेतृत्व में आई 3 अलग अलग टीमों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम की शुरुआत नितेश्वर झा छोटू की टीम द्वारा हुई, जिसमें समीर सागर व रामा रंगरसिया ने गोसाउनी गीत की प्रस्तुति से समा बांध दिया। गायिका कंचन कुमारी ने छठ गीत से अपनी प्रस्तुति की शुरुआत कर दर्शकों की तालियां बटोरी। रूबी झा ने भगवती वंदना और मैथिली व फिल्मी गीतों की मनमोहक प्रस्तुति दी। गायक संतोष सिंह राजपूत एवं मनीषा पांडे ने पारंपरिक छठ गीत से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं लोक गायिका सौम्या मिश्रा ने भगवती वंदना से अपनी प्रस्तुति की शुरुआत की और मिथिला सहित प्रदेश की लोक संस्कृति पर आधारित लोकगीत, गजल और हिंदी फिल्मों के गीतों को अपनी सुरीली आवाज में प्रस्तुत कर दर्शकों का दिल जीत लिया। पूरे आयोजन स्थल पर देर रात तक संगीत की गूंज बनी रही। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के लौकहा में छठ महापर्व को लेकर 6 दिवसीय पूजा का शुभारंभ हुआ। प्रथम दिन 651 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। लौकहा प्रखंड मुख्यालय स्थित सुभाष चौक से बुधवार को दक्षिण लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर 6 दिवसीय सूर्य पूजनोत्सव का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। सूर्य पूजा समिति लौकहा के बैनर तले आयोजित इस पर्व की शुरुआत पूरे भक्तिमय वातावरण में हुई। कलश यात्रा में 651 से अधिक महिलाओं और युवतियों ने पारंपरिक वेशभूषा में गाजे बाजे और भक्ति संगीत के साथ हिस्सा लिया। शोभा यात्रा लौकहा बाजार से निकलकर भारत नेपाल सीमा होते हुए भुतही बलान नदी पहुंची, जहां से श्रद्धालुओं ने पवित्र जल भरकर पूजा स्थल तक यात्रा पूरी की। पूरे मार्ग में जय छठी मैया और जय सूर्यदेव के जय घोष से वातावरण गुंजयमान रहा। कार्यक्रम का उद्घाटन समाजसेवी भूतपूर्व प्राचार्य वीणा कुमारी एवं जिला परिषद सदस्य चंद्रभूषण शाह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर स्थानीय मुखिया संजय कुमार शाह, सरपंच रोबिन प्रसाद शाह समेत कई लोगों ने उपस्थित थे। अतिथियों का सम्मान पाग, दुपट्टा और अंग वस्त्र भेंट कर किया गया। सूर्य पूजा समिति के अध्यक्ष रंजीत कुमार शाह ने बताया कि बीते कई वर्षों से लौकहा में छठ महापर्व के उपलक्ष्य में भगवान भास्कर समेत अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं की स्थापना कर 6 दिवसीय सूर्य पूजा का आयोजन किया जाता है। आने वाले दिनों में विविध सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। पूजा समिति के प्रधान स्वयंसेवक कैलाश पासवान, सचिव अरुण यादव, तरुण सिन्हा समेत बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालु और कार्यकर्ता आयोजन में सक्रिय हैं। श्रद्धा, भक्ति और लोक आस्था से उत्प्रोत लौकहा का यह आयोजन पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह का केंद्र बना हुआ है।
और 28 तारीख तक के लिए है ये। सरकार महोदय कुछ कहा जाए, क्या कुछ संकट? नहीं बोलिए, क्या कहना है, यह क्यों मनाते हैं? यह सूर्य पूजनोत्सव लगभग 10 वर्षों से हमारे लौघा वार्ड नंबर 10 में हमारे पूरे गांव के सहयोग से, गांववासियों के सहयोग से यह सफल हो पाता है। खास करके हमारे जो अध्यक्ष हैं, पहले भूतपूर्व अध्यक्ष अरविंद कुमार सिन्हा हुआ करते थे, उसके बाद मैं उपाध्यक्ष कैलाश पासवान मैं रहता था। इस बार मैं तब से और हमारे अरविंद कुमार सिन्हा जी इस पद को छोड़ दिए, अब इसे इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो नया कमेटी का गठन करने के बाद मैं उपाध्यक्ष और नहीं मैं सचिव रंजीत कुमार शाह अध्यक्ष, इन्हीं लोगों के अथक परिश्रम से यह पूजा संपन्न होता है। यहाँ के गाँव वासियों का सहयोग लेते हैं, थाना से परमिशन लेते हैं, SDO महोदय से, थाना अध्यक्ष से परमिशन लेकर के हम लोग विधि विधान के अनुसार इस पूजा को सफल बनाते हैं और यही आशा रखते हैं कि यह हमेशा चलता रहे। गांव में यह एक प्रकार का यह जो है पर्व हर्षोल्लास का पर्व है जो होता रहेगा। हम इसके लिए संकल्पित हैं और करते हैं। कहेंगे मूछ हो तो नथु लाल जैसी हो वरना ना हो। आज जो है खासकर विशेषकर देखा जा रहा है श्रद्धालुगण जो है आज यहाँ पर मौजूद हैं और छठ पूजा का जो है शुभारंभ किया गया है। क्या कहना है इस अवसर पे, क्यों मनाते हैं आखिर छठ पर? छठ पूजा पूर्व से ही मनाते रहते हैं और बहुत अच्छा है, हिंदू का ही धर्म है और जितना भी काज करता है सही तरीका से इसमें एक्टिव होकर के पूजा करा रहा है। तो इसके लिए मैं कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कहा जाता है कि लौकहा के अभिभावक आप हैं और आज विशेषकर छठ पर्व का शुभारंभ किया गया है, क्या कहना है इस संबंध में? छठ पूजा वर्ष भर का पर्व है या छठी मैया की कृपा का है। सारा दुनिया पर नियंत्रण है, दुनिया पर नियंत्रण करने वाले दुनिया नहीं या शोभनीय नहीं देगा। इसलिए हम लोग जो है जितने भी है, जरूरी नहीं है कि हिंदू ही मनाते हैं इसको, क्योंकि सूर्य की किरण जो है केवल हिंदू पर ही नहीं पड़ता है, पूरे विश्व पर पड़ता है। इसलिए इसकी पूजा सबों के हृदय से होनी चाहिए और यही कामना है कि यह पूजा हर साल सदा की भांति हमेशा होती रहे, यही कामना है। जी क्या कहना चाहेंगे पिताजी? आज आप यहाँ मौजूद हैं और फीता काट के उद्घाटन किया गया है पूजा का। सबसे पहले छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई अपने क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को, मिथिलावासियों को। आज हमारे क्षेत्र लौघा में मुख्य अतिथि के रूप में, उद्घाटनकर्ता के रूप में सभी कमेटी ने हमको बुलाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, कमेटी को। हर साल की भांति इस साल भी बहुत ही अच्छे तरीक़ा से छठ पूजा की शुभारंभ किया गया है। आगे उम्मीद है कि और भी बेहतर शांति व्यवस्था के साथ समाज को लेकर के कंधे से कंधे मिला करके अपने सनातनी पर्व की छठ पूजा की बहुत ही तरीक़ा से कार्यक्रम को सफल करेंगे, यही मेरा शुभकामना है, बधाई है। सभी कमेटी को भी बहुत बहुत बधाई है। चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और सूर्य उपासना का जो ये पूजा किया गया है, एक सूर्य ही ऐसा देवता है, सूर्य देव, जिसे सारा जीवन जो है इन्हीं पर आधारित रहता है। इसलिए सबसे हम लोगों को मिथिलांचल हो चाहे जहाँ हो, इस पूजा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हम लोगों का जीवन जो है इस सूर्य देवता के ही ऊपर आश्रित है। जी मुखिया जी, कितने दिनों तक चलेगा यहाँ पूजा? ये छठ पूजा हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना गया है। जितना भी पर्व है उसमें छठ पर्व हिंदू के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस पर्व में महिलाओं की अहम भूमिका होती है, जो 36 घंटा फास्टिंग के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का काम करती है। महिला को धन्यवाद की पात्र है महिला।
यह सूर्य पूजा आज से नहीं, लगभग 8 साल 7वां साल से यहाँ चल रहा है और उम्मीद है आगे तक चलेगा। यहाँ का मैं कमेटी को धन्यवाद का पात्र है। कमेटी जो सूर्य पूजा में भाग लेकर के उसमें तन मन धन से पूरे सहयोग समाज का होते हुए यह पूजा को समापन किया जाता है। धन्यवाद। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं और अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अपने हक में वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में मधुबनी से राजद प्रत्याशी समीर महासेठ ने क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया। जनसंपर्क के दौरान राजद प्रत्याशी समीर कुमार महासेठ ने कहा कि उन्होंने विकास किया है, जनता खुद गवाही दे रही है, उन्हें एक बार फिर मौका दे तो वह अधूरा काम पूरा करेंगे। उन्होंने गांव-गांव जाकर जनता से मुलाकात की, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी जैसे विकास कार्यों की जानकारी दी। कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने जगह जगह फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने बताया कि राजनीति उनके लिए सेवा का माध्यम है। राजद कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनाव में उन्हें भारी मतों से जिताने का संकल्प लिया है। पूछे चले बड़ी सवेरे कल मॉर्निंग तो ठीक है ना मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार।
2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। मधुबनी शहर के राधा हरि कीर्तन भवन परिसर में धूमधाम से चित्रगुप्त पूजा मनाई गई। इस मौके पर कायस्थ समाज के लोग उपस्थित रहे, जहां पूजा अर्चना की गई। ब्रह्मा जी के दिव्य अंश, सृष्टि के समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले लेखनी के अधिष्ठाता भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना राधा हरि कीर्तन भवन में पूरे हर्षोल्लास के साथ मधुबनी के कायस्थ परिवारों द्वारा गुरुवार को की गई। पूजा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु चित्रांश उपस्थित रहे। भगवान चित्रगुप्त की अनुकंपा से प्रत्येक हृदय में सत्य, धर्म और न्याय की ज्योति प्रज्वलित हो और सभी सन्मार्ग पर अग्रसर हो, इसकी कामना की गई। अवकाश प्राप्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार लाल, चित्रगुप्त पूजा समिति के अध्यक्ष अधिवक्ता सुरेंद्र रंजन दास, सचिव मदन श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष सुमन कुमार श्रीवास्तव, कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र लाल कर्ण के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। पंडित अमित झा द्वारा वैदिक विधि से पूजा कराई गई। यजमान के रूप में मोदकांत लाल दास ने भगवान चित्रगुप्त जी की पूजा अर्चना एवं उपस्थित कायस्थों द्वारा सस्वर आरती संपन्न की। इस मौके पर डॉक्टर तुलेश्वर लाल कर्ण, डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव, उमेश श्रीवास्तव, नवल किशोर, अमन कुमार सिन्हा, मिथिलेश बिहारी दत्त समेत कई लोग उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। एक तरफ जहां पूरे बिहार भर में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी माहौल बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ यह मौसम पर्व त्योहारों का है। दीपावली के बाद काली पूजा का शुभारंभ हुआ। मधुबनी जिला के विभिन्न क्षेत्रों में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ काली पूजा का आयोजन किया जा रहा है। मधुबनी, राजनगर, बेनीपट्टी, बिस्फी, हरलाखी समेत विभिन्न मंदिरों में हर्षोल्लास के साथ माता काली की पूजा अर्चना की जा रही है। कहीं 5 दिवसीय, कहीं 3 दिवसीय, तो कहीं 9 दिवसीय काली पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिस्फी प्रखंड के बेलौजा में धूमधाम से काली पूजा मनाई जा रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं यह खास पूजा। मिथिलांचल में चुनाव के साथ साथ अभी पर्व त्योहारों का भी मौसम है। दीपावली के साथ ही माता काली की पूजा प्रारंभ हो जाती है। 24 अक्टूबर को इसका समापन होगा। मधुबनी में काली पूजनोत्सव में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। जिले के बेलौजा, राजनगर, बेनीपट्टी सहित विभिन्न इलाकों में काली पूजा काफी हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। बिस्फी प्रखंड के बेलौजा गांव में 4 दशकों से काली पूजनोत्सव धूमधाम से की जा रही है। बेलौजा गांव में विगत 40 वर्षों से आयोजित हो रहे 5 दिवसीय काली पूजा में हजारों श्रद्धालु भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं और श्रद्धा भाव से माता की पूजा कर रहे हैं। ग्रामीण धीरज ठाकुर, मनोज झा, बिट्टू झा, मोहित झा, जीवश ठाकुर ने बताया कि बेलौजा गांव में काफी श्रद्धापूर्वक माता काली पूजा की जाती है। यहां पूजा के लिए सीतामढ़ी, दरभंगा, दिल्ली, मुंबई और पड़ोसी देश नेपाल से भक्त पहुंचते हैं। भक्त सच्चे दिल से जो भी मनोकामना करते हैं माता पूरा करती है। काली पूजा के अवसर पर बलि प्रदान की जाती है। मंदिर परिसर में ही बलि प्रदान होता है। मंदिर में पुजारी और भक्त हमेशा पूजा अर्चना में तल्लीन रहते हैं। मंदिर के पास में नामचीन कलाकारों का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलता है। काली पूजा के अवसर पर गांव के लोग जो देश के अन्य भागों और विदेशों में रहते हैं, वे भी गांव पहुंचते हैं और हर्षोल्लास के साथ पूजनोत्सव में शामिल होते हैं। भैया बच्चे भूख छली जे कुछ मनोकामना मगाई देखे वो मनोकामना पूर्ण आई धमाल में बलि प्रदान हुई है। समस्त बिहार और नेपाल के छागर हवैया लोगों की ऐसी मान्यता है, यहाँ आने पर जो मंदिर मांगते हैं उसकी मुरादें पूरी होती है। इस आस्था के कारण से लोग आते हैं।
40वां पूजा है और यहाँ पर जो है भगवती के स्थान में जो सब आता है, जो मन्नत मांगता है उसका पूरा करती है भगवती। बहुत उग्र भगवती है। यहाँ गाँव के लोग यहाँ पर आते हैं और बाहर से भी आता है। वहाँ पर बलिदान भी होता है बहुत बाहर। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी में श्री श्री 108 चित्रगुप्त पूजा समिति कमलपुर के द्वारा भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ की गई। गौरतलब हो कि पिछले 70 वर्षों से यहां भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की जाती है, जहां कायस्थ परिवार व समाज के लोग एक साथ उपस्थित होकर भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना करते हैं। श्री श्री 108 चित्रगुप्त पूजा समिति कमलपुर में चित्रगुप्त भगवान की पूजा पिछले 70 सालों से बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। ये पूजा स्थल स्वर्गीय जगदम्बा दास द्वारा दान में कायस्थ कल्याण समिति कमलपुर को दिया गया था। इस बार अनिल मिश्रा, जो जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी हैं, वह पूजा में शामिल होकर ग्रामीणों का हौसला बढ़ाया। पूजा समिति के अध्यक्ष शेखर कुमार, सचिव मिहिर रंजन, कोषाध्यक्ष प्रभास कंठ और सभी ग्रामवासियों ने उन्हें धन्यवाद दिया। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के तरैया गांव में भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर यह 7वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जहां भजन कीर्तन के बाद प्रसाद का भी वितरण हुआ। मधवापुर प्रखंड के तरैया गांव में चित्रगुप्त महोत्सव का 7वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। गुरुवार को आयोजित महोत्सव में कायस्थ समाज की अगुवाई में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूजा और भजन कीर्तन के बाद प्रसाद वितरण किया गया। रामदेव झा ने पंडित व विवेक कुमार कर्ण ने यजमान की भूमिका निभाई। अध्यक्ष मनीष कुमार कर्ण, कोषाध्यक्ष मंजीत कुमार लाल, सचिव प्रवीण विश्वबंधु समेत कई लोग मौके पर थे। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के डेन न्यूज के इस खास कवरेज में हम आपको आज मिलवा रहे हैं राजनगर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी सुजीत पासवान से। आइए देखते हैं उनका यह सीधा साक्षात्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं मधुबनी जिला के राजनगर विधानसभा क्षेत्र। आपको पता है कि मधुबनी जिला के 10 विधानसभा सीटों पर आगामी 11 नवंबर को मतदान होना है और इन विधानसभा क्षेत्रों में जितने भी प्रत्याशी हैं, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग प्रत्याशी के पास हम एक एक कर जा रहे हैं और आपसे रूबरू करवा रहे हैं। और आज हम जहां पहुंचे हैं वो है राजनगर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र और हमारे साथ मौजूद हैं राजनगर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी सुजीत पासवान जी। आज हम लेंगे इनका साक्षात्कार और जानेंगे कि इस क्षेत्र में क्या बदलाव की जरूरत है जो इनके आने के बाद होगा। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब आप किस उत्साह में हैं? नामांकन के बाद ही परिणाम तय हो चुका है और पूरे उत्साह में है। जिस प्रकार से जनता का आगाध प्रेम मिल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा बिहार में कुछ 2, 4, 5 सीट होगी तो उसमें राजनगर विधानसभा रहेगा। आप शुरू से राजनीति में रहे हैं, क्योंकि यहाँ युवा चेहरा के नाम पर, लोकप्रिय नेता के नाम पर आप काफी प्रसिद्ध हैं। तो मैं सबसे पहले आपकी राजनीतिक यात्रा के बारे में जानना चाहूंगी। बचपन में संघ के स्वयंसेवक के नाते अपनी यात्रा शुरू हुई 2010 से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभिन्न दायित्वों में रहा। कॉलेज से शुरुआत हुई, कॉलेज अध्यक्ष के नाते, फिर अपने जिला में, फिर प्रांत में, फिर राष्ट्रीय कार्य समिति में ऐसा दायित्व रहा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष। उसके बाद पार्टी ने उम्मीदवारी दे दी। तो आप विधायक बनना क्यों चाहते हैं? विधायक बनना इसलिए चाहते हैं कि विधायक बनना का कोई सपना नहीं है, लेकिन हमारा कनेक्टिविटी लोगों के साथ रहे और लोगों की जो समस्याएं होती है, एक जनप्रतिनिधि के नाते उचित स्थान पर यह आवाज उठे, इसलिए विधायक बनना चाहिए। तो चूंकि आपने जनप्रतिनिधि के नाते लोगों की समस्याओं पर आवाज उठाने की बात की है, तो आपका एजेंडा क्या है कि जब आप विधायक बनते हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 100% ये तय है कि आप बनेंगे, तो अगर आप विधायक बनते हैं तो आपने क्या एजेंडा तैयार किया है? आप किसको प्राथमिकता देंगे? सबसे पहले किस पर कार्य करेंगे? देखिए, 2014 के बाद देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और 2005 के बाद बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है।
और 2005 से पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार, तो बिहार में एनडीए सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन किया है, जिसको आपको देखने को भी मिलेगा। तो हमारी प्राथमिकता है कि जो काम हुए हैं एनडीए सरकार के नेतृत्व में, उसके बावजूद भी कुछ ऐसे काम है जो होने चाहिए, उनके लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा। मुझे इस विधानसभा क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में बताइए जिसको खासकर यहाँ के जनता को झेलना पड़ रहा है। 2-3 मुख्य सड़कें हैं, उसको लेकर थोड़ी सी परेशानी है, उसको आते ही पहले उस पर ही काम किया जाएगा। तो इन सड़कों के अलावा और क्या एजेंडा तैयार किया है आपने? सड़कों के अलावा चूंकि छात्र संगठन में रहा हूँ और शिक्षा को बहुत नज़दीक से, छात्रों की समस्याओं को भी देखा है, युवाओं की समस्याओं को भी देखा है, तो छात्र हित में जो भी काम होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी होगा, हमसे जो हमारे अंदर जितने भी काम होंगे उसके लिए हमारी प्राथमिकता रहेगी, उसमें शिक्षा है और स्वास्थ्य है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों पर बात की जा रही है कि इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कार्य किया जाएगा और सबसे पहले जब आएंगे तो सड़कों पर काम किया जाएगा। अच्छा, चूंकि आप युवा नेता हैं तो आपको क्या लग रहा है कि इस उम्र से राजनीति शुरू करना जरूरी है? देखिए, उम्र कोई बंधन नहीं रहता है। कार्यकर्ता के नाते पार्टी ने अवसर दिया। एक मैं ही कार्यकर्ता नहीं हूँ जो कर सकता है, हमारे जैसे बिहार में लाखों ऐसे कार्यकर्ता है जो विधायक बनकर काम कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि मौजूदा विधायक जो थे वो काफी अनुभवी थे, पार्टी उन्हें भी टिकट दे सकती थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक युवा चेहरा को चुना, ऐसा क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और उस परिवार के हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, तो कभी कभी परिवार को क्या लगता है, जो परिवार के मुखिया होता है, कि जो हमारा बड़ा बेटा नहीं कर सकता है उस अच्छे काम को हमारा छोटा बेटा कर सकता है। इसलिए उस नाते परिवार के मुखिया ने, परिवार के आला कमान ने हमें जिम्मेदारी दी है और वो हमारे परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं, उनका आशीर्वाद भी हमको मिल रहा है और बहुत अच्छे से पार्टी कभी कभी कुछ निर्णय करती है, वो पार्टी के सोच समझ से पार्टी क्या बेहतरी के लिए करती है वो पार्टी के निर्णय पर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है कार्यकर्ता को, तो इसका उत्साह भी पूरे क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बार तो बिहार बदलाव की बात हो रही है, कई पार्टियां पहुंची हैं, कई प्रत्याशी पहुंचे हैं, फिर उन प्रत्याशियों के बीच आप खुद को कहां देख पा रहे हैं? देखिए, हर बार हर चुनाव में कोई ना कोई ऐसा जो है सुगुफा लेकर आते हैं। बातें अच्छी बातें करना सब कर सकते हैं, लेकिन काम करने वाला जो है वो बिहार में एनडीए की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार है। आप जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे, वो आप पर ही क्यों विश्वास करें? देखिए, जनता इसलिए विश्वास करे कि हम राजनगर विधानसभा के यहाँ पे स्थानीय हैं और हमेशा राजनगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के सुख दुख में उठना बैठना होता है, हमेशा सामाजिक प्रवेश में रहते हैं। इसलिए और जो भी यहाँ के कैंडिडेट है, जो भी दल के हैं, वो राजनगर विधानसभा के बाहर के हैं। तो सबसे पहला मेरा भी प्राथमिकता है और हमारा विश्वास, लोगों को हम पर विश्वास है कि ये सुजीत है, हमारे घर का लड़का है, इसको हम कभी भी 12 बजे रात हो दिन हो कभी भी उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर हम काम करवा सकते हैं, यह लोगों को विश्वास है। तो फिर आपने कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर, कोई ओपन डोर सिस्टम बनाया है कि लोग आप तक पहुंच सके अगर उन्हें जरूरत हो तो? अभी हमारा एक कॉन्टेक्ट नंबर है, रात को 12-1 बजे तक हम उस नंबर को उठाते ही। ठीक है, आने वाले समय में और जिम्मेवारी आ जाए तो परेशानी होगी, उसके बाद हमारा सारा सिस्टम रहेगा, हेल्पलाइन नंबर है, लोग आसानी से मिल सकते हैं, ये सारा सिस्टम बनेगा। एक बात जो नेताओं के बारे में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और व्यापक है, लोग बात भी करते हैं कि ये जब तक चुनाव का माहौल है तब तक तो वादे बहुत किए जाते हैं, लेकिन जब चुनाव का माहौल खत्म हो जाता है तो उनके वादे भी उनके साथ ही खत्म हो जाते हैं। इस पर आपका क्या राय है? केवल जो चुनाव लड़ने आते हैं उन लोगों के लिए, हम हमेशा समाज के बीच में रहें, तो कोई वादा इरादा कोई नहीं, हम लोगों के बीच रहते हैं, जो लोगों की समस्या लगती है उस पर आवाज उठाते हैं, पहले भी उठाया है, आगे भी उठाएंगे। चूंकि हम लगातार विकास के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, सड़कों की बात की, शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की, अगर हम सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें तो राजनगर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी देखें तो राजनगर को लोग जाने, देश दुनिया में इसकी पहचान हो, क्योंकि राजनगर के लिए कवायद तो बहुत शुरू की गई लेकिन वो कभी पूरी नहीं हो पाई। तो जब आप विधायक बन के आएंगे तो आपका क्या योगदान होगा इस क्षेत्र के लिए? देखिए, राज परिसर में ऐसे दर्जनों मंदिर हैं जो ऐतिहासिक है, पौराणिक है और कोई ना कोई मान्यता से जुड़ा हुआ, और जिसकी पूरी बिहार में और पूरे देश भर में इसको लाया जा सकता है। एक पर्यटन के रूप में देश के नक्शे पर यह आ सकता है। तो जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा, तो जो ये राज परिवार से संबंध रखते हैं और जो इनके ऑनर हैं,
जो इनकी देखरेख करते हैं, उनसे अपना भी हमारा संबंध है और उनसे पूरा आग्रह करेंगे। अगर उनका आशीर्वाद हमें मिल जाता है तो निश्चित रूप से देश के मानचित्र पर यह राजनगर पर्यटन होगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते हैं ब्रेक के उस पार। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज ही कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा और आज हमारे साथ साक्षात्कार में मौजूद हैं राजनगर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी सुजीत पासवान जी। हम लगातार इनसे बातचीत कर रहे हैं और इनके क्षेत्र के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे आपने जो सड़कें, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करी, इसमें आपकी जो कोई ठोस कार्य योजना बनाई गई होगी उस पर बात करनी है। ऐसी क्या तैयारियां की है आपने? देखिए, अभी तो पूरी सख्ती से पहले चुनाव लड़ना है। चुनाव जीतने के बाद इसकी कार्य योजना भी बनेगी और कार्य को अंजाम तक पहुंचाया भी जाएगा। आप किस प्रकार से युवाओं को प्रेरित करेंगे राजनीति में आने के लिए? युवाओं को इस प्रकार से युवाओं प्रेरित हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब परिवार से आने वाले कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया है, तो इस नाते काम करने वाला हर एक युवा कार्यकर्ता सोच रहा है कि आज सुजीत पासवान तो कल मैं भी विधायक और सांसद हो सकता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक जो जातीय समीकरण देखने के लिए मिलता है, क्या आपको लगता है कि आप उसमें फिट बैठते हैं, आप उससे बाहर निकल पाएंगे या उसके रहते हुए आप जीत पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सामूहिक प्रयास और इस नाते सर्व समाज, सर्व धर्म के लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आप हमारी आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनता को संदेश है कि 37 राजनगर विधानसभा समेत पूरे बिहार में जहां भी एनडीए के प्रत्याशी है उनको अपना एक एक मत देकर बिहार जो एनडीए के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, विकास की तेज गति पर दौड़ पड़ा है, उस गति को और गतिमान बनाते हुए एक एक प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए समर्थित जितने भी प्रत्याशी बिहार में उनको अपना एक एक मत दे करके बिहार में पुनः एनडीए की सरकार बनाने का काम करें। तो इस संदेश के बाद पूरे राजनगर विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है उनकी तरफ से मैं एक सवाल करना चाहूंगी कि जनता आपको ही क्यों चुने, आप ही क्यों? पहले भी बताया है कि जनता हमको इसलिए चुने कि सबसे पहले तो हम यहाँ के स्थानीय लोग हैं और युवा हैं, इस नाते हम काम भी कर सकते हैं और किसी से बेहतर, और लोगों के बीच में रहते हैं तो लोगों की समस्या को हम समझते हैं और लोगों की समस्या समझते ही नहीं बल्कि उसको समाधान के लिए प्रयास भी करते हैं और लोगों को लगता है कि कोई नेता अपना है तो उस पर सबसे ज्यादा भरोसा लोग कर रहे हैं और करेंगे भी। तो ये हमारे साथ एनडीए के प्रत्याशी सुजीत पासवान जी मौजूद हैं। इनका कहना है कि ये स्थानीय हैं, यहाँ के हैं और वर्षों से राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं और इसका परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि इतने कम उम्र में एक युवा नेता होने के नाते पार्टी ने इन्हें टिकट दी है, इन पर विश्वास किया है और इनका कहना भी है कि 100% इनकी जीत तय है। बहरहाल ये आने वाला समय ही बताएगा कि इस क्षेत्र में किसकी जीत होनी है। तब तक आप देखते रहिए डन न्यूज खबरें आप तक। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।